नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बिहार में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस। क्या ये वाकई जैसा कि वादा था गरीबों को, खासकर महिलाओं को आर्थिक आजादी दे रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन्हें कर्ज के एक नए, शायद ज्यादा उलझे हुए जाल में फंसा रहा है? हमारे सामने अनीस आर खान का एक लेख है, बिहार में सूक्ष्म वित्त का मायाजाल, कर्ज या आजादी। आज हम इसी लेख के जरिए बिहार की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छे नेक इरादे से हुई थी। 1980 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने ये आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार पेश किया कि ऐसे गरीब लोगों को, खास तौर पर महिलाओं को, छोटे छोटे कर्ज दिए जाएं जिनके पास बैंक को दिखाने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। मकसद साफ था, उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से निकालना और अपना छोटा मोटा काम शुरू करने में मदद करना। और फिर इसकी कामयाबी को देखते हुए 1995 में वर्ल्ड बैंक ने भी इसे गरीबी हटाने की एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी के तौर पर अपना लिया। उम्मीदें तो बहुत थीं। हाँ, उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उन उम्मीदों से काफी अलग होती है ना? अनीस आर खान का ये लेख बिहार के गांवों में जाकर इसी हकीकत को कुरेदता है। चलिए इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार में ये कहानी असल में क्या है। लेख की शुरुआत होती है दरभंगा की सुनीता देवी के अनुभव से। उन्हें सरकार के जीविका समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से 5,000 रुपए का कर्ज मिला। ठीक है, छोटा अमाउंट है पर मिला। उन्होंने ये पैसा घर के जरूरी खर्च और बच्चों की स्कूल फीस वगैरह में लगाया, पर ये पैसे कम पड़ गए। बिल्कुल, और यहीं से, जैसे लेख बताता है, असल दिक्कतें शुरू होती हैं। देखिए, जीविका जैसे सरकारी SHGs जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। वे महिलाओं को जोड़ते हैं, बचत सिखाते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि उनके जरिए जो कर्ज मिलता है वो अक्सर बहुत कम होता है। वो रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे आपने कहा, राशन, दवा, फीस, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन उससे कोई बिजनेस शुरू करना या बढ़ाना जिससे रेगुलर इनकम हो, वो मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरह की, कह लीजिए, फौरी राहत तो है, पर गरीबी का जो चक्र है उसे तोड़ने के लिए काफी नहीं। अच्छा, समझ गई। जरूरतें बड़ी और मदद छोटी पड़ गई। तो फिर सुनीता देवी ने क्या किया? जाहिर है उन्हें मजबूरन एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास जाना पड़ा, फिर शायद एक और कंपनी से लिया, और अब हालत ये है कि उन्हें हर हफ्ते 3 अलग-अलग कंपनियों की किश्त चुकानी पड़ती है। वो बताती हैं कि पूरा दिन इसी टेंशन में जाता है कि भाई अगले हफ्ते पैसे कहाँ से आएंगे। सोचिए जरा, कितना स्ट्रेस होगा। हाँ, और यही इन प्राइवेट कंपनियों, जिन्हें MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं, के काम करने का तरीका है। लेख इसी तरफ ध्यान दिलाता है। उनका एक बड़ा अट्रैक्शन ये है कि वो लोन बहुत जल्दी दे देते हैं, कागजी कार्रवाई भी अक्सर कम होती है, लेकिन इसकी एक कीमत है। शर्तें काफ़ी सख्त होती हैं, ब्याज दरें वो आमतौर पर SHG से कहीं ज़्यादा होती हैं, और सबसे बड़ी बात, कर्ज की वसूली साप्ताहिक होती है, हर हफ्ते। अब सोचिए, जिनकी आमदनी रोज या हफ्ते की नहीं है, उनके लिए हर हफ्ते पैसा चुकाना कितना बड़ा बोझ बन जाता है। और अगर कोई, मान लीजिए, कोई किश्त नहीं चुका पाया, तब शुरू होता है वो जिसे कहते हैं सामाजिक दबाव का खेल। लेख में बताया गया है कि MFI के एजेंट अक्सर ग्रुप की मीटिंग्स में या कभी-कभी तो सबके सामने नाम लेकर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। ये डर कि समाज में, आस पड़ोस में इज्जत चली जाएगी, लोगों पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। और कई बार तो लोग अगली किश्त चुकाने के लिए किसी और से या फिर किसी दूसरी MFI से और भी ऊंची ब्याज दर पर उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो वाकई एक जाल जैसा ही लग रहा है। लेख में मधुबनी की रेणु कुमारी का एक और उदाहरण है। वो इस जाल की एक और परत खोलता है शायद। उन्होंने एक MFI से 20,000 रुपए का लोन लिया, गाय खरीदने के लिए। प्लान अच्छा था, दूध बेचकर आमदनी होगी और कर्ज चुक जाएगा। सुनने में तो ठीक लगता है ना? हाँ, ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि ये कर्ज प्रोडक्शन के लिए है, आमदनी बढ़ाने के लिए। यहीं पर वो माइक्रो फाइनेंस से जुड़े रिस्क सामने आते हैं जिनका जिक्र लेख में है। हुआ क्या कि दूध का बाजार भाव गिर गया, जितनी आमदनी रेनू ने सोची थी उतनी हुई नहीं। ऊपर से गाय बीमार पड़ गई, अब उसके इलाज और चारे पे अलग से खर्चा बढ़ गया। तो नतीजा ये है कि जितनी कमाई हो रही है उससे कहीं ज्यादा तो कर्ज की साप्ताहिक किस्त में जा रहा है। ओहो,
मतलब सिर्फ कर्ज देना ही काफी नहीं है। बाजार का उतार चढ़ाव, जानवर का बीमार पड़ना, ये सब चीजें पूरी प्लानिंग बिगाड़ सकती हैं। तो अब रेणु कुमारी की क्या स्थिति है? लेख के मुताबिक MFI वाले हर हफ्ते दरवाजे पर आ जाते हैं, किश्त दो। उन्हें कई बार अपनी इज्जत बचाने के लिए रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ता है किश्त भरने के लिए। ये सिचुएशन न सिर्फ आर्थिक बोझ है बल्कि रिश्तों में भी तनाव लाती है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी सोच से लिया गया लोन भी अगर हालात बिगड़ जाएं और कोई सेफ्टी नेट ना हो तो बड़े संकट का कारण बन सकता है। ये तो एक दुष्चक्र है, मतलब एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लो। लेख में समाजशास्त्री डॉक्टर अंजना सिंह का एक बहुत जरूरी एनालिसिस है। वो कहती हैं कि माइक्रो फाइनेंस का जो असल मकसद था कि भाई स्वरोजगार बढ़ें, लोग अपनी कमाई खुद पैदा करें, बिहार में वो मकसद कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग लोन ले रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए, बिजनेस के लिए कम। और ये एक आप कह सकते हैं बुनियादी समस्या है। जब कर्ज उपभोग के लिए मतलब कंजम्पशन के लिए लिया जाता है, जैसे खाना, कपड़ा, फीस, दवा, इलाज, तो उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम तो बनती नहीं है। ऐसे में कर्ज चुकाने का बोझ आपकी जो पहले से लिमिटेड इनकम है उसी पे पड़ता है। डॉक्टर सिंह इसे एक दलदल की तरह देखती हैं जिसमें आदमी धीरे धीरे धंसता जाता है। हर नई किश्त के साथ वो और गहरे कर्ज में डूबता है। और जाहिर है इसका असर सिर्फ पैसों तक तो नहीं रहता होगा। लेख इशारा करता है कि ये कर्ज का प्रेशर लोगों की जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो घर के रिश्तों पर। जब घर में पैसे की तंगी हो, हर हफ्ते किश्त चुकाने का दबाव हो, तो पति पत्नी में तनाव बढ़ना, झगड़े होना ये आम हो जाता है। घर का माहौल बिगड़ जाता है। और सोचिए उन बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। हाँ, बच्चों की पढ़ाई का भी जिक्र है लेख में कि कई परिवार किश्तों के बोझ तले दबे हैं तो बच्चों के स्कूल फीस टाइम पर नहीं दे पाते। नतीजा, बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, चाहते हुए भी। ये तो उनके पूरे भविष्य पर असर डालता है। एक पीढ़ी गरीबी से निकलने की कोशिश में है और कर्ज का बोझ अगली पीढ़ी के मौके भी छीन रहा है। और एक और पहलू है जो अक्सर हम सोचते नहीं, सेहत, हेल्थ। लेख में सहरसा की एक महिला का अनुभव है। उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति बहुत बीमार थे, सीरियसली, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि MFI की साप्ताहिक किश्त चुकानी थी। समाज में बेइज्जती का डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने पति की सेहत से समझौता कर लिया। यह सुनना भी मतलब कितना तकलीफदेह है। ओह, ये तो वाकई में चौंकाने वाली बात है कि कर्ज चुकाने का सामाजिक दबाव किसी की जान बचाने से भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई गड़बड़ कहाँ है? ये पूरा माइक्रो फाइनेंस का मॉडल ही जो इतने अच्छे इरादे से शुरू हुआ था, क्या इसी में कोई कमी है? कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, जैसा लेख बताता है, ऐसा ही मानते हैं। उनकी क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ स्वरोजगार पर फोकस करना, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, ये गरीबों को एक ऐसे खुले बाजार में धकेल देता है जहां रिस्क बहुत ज्यादा है और उनके पास इन रिस्क से निपटने के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है। छोटे मोटे बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही है। कभी माल नहीं बिका, कभी रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कभी बारिश बाढ़ आ गई। जिनके पास जमा पूंजी या कोई और सहारा नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा झटका भी उन्हें एकदम बर्बादी के कगार पे ला सकता है। लेख में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद चौबे की राय भी कुछ ऐसी ही है शायद। उनका कहना है कि माइक्रो फाइनेंस अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तभी कामयाब हो सकता है जब इसके साथ कुछ और चीजें भी हों। हाँ, प्रोफेसर चौबे का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि सिर्फ कर्ज दे देना, खासकर ऊंची ब्याज दरों पर, यह प्रॉब्लम का हल नहीं है। ये प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है। उनके हिसाब से माइक्रो फाइनेंस की सफलता के लिए एक पूरा कह लीजिए इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले तो लोन लेने वालों को मार्केट तक पहुंच मिले, मतलब वो अपना सामान या सर्विस बेचेंगे कहाँ, इसकी व्यवस्था हो। अच्छा, यानी सिर्फ बनाना नहीं, बेचना भी सिखाना होगा, रास्ता दिखाना होगा। बिल्कुल। दूसरा, उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बिजनेस चलाने की सही ट्रेनिंग भी देनी जरूरी है। हिसाब कैसे रखना है, लागत कैसे निकालनी है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, ग्राहक से बात कैसे करनी है, ये सब सीखना जरूरी है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट का होना। सोशल सेफ्टी नेट, इससे उनका क्या मतलब है? सामाजिक सुरक्षा? इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से हेल्थ, एजुकेशन, राशन जैसी बेसिक जरूरतों के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हो।
अगर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद है, सस्ता या मुफ्त राशन मिल रहा है, तो उन्हें इन ज़रूरतों के लिए MFI से महंगे ब्याज पर लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोफेसर चौबे चेताते हैं कि बिना इन सपोर्टिंग चीजों के सिर्फ ऊंची ब्याज दर पर कर्ज बांटना ये गरीबों को साहूकारों के चुंगल से निकालकर MFI के एक नए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड जाल में फंसाने जैसा हो सकता है। ये जाल शायद दिखने में मॉडर्न लगे, पर हो सकता है पुराने साहूकारों से भी ज्यादा बेरहम हो। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। अगर समस्याएं इतनी गहरी हैं तो फिर रास्ता क्या है? क्या इस हालत को सुधारा जा सकता है? लेख में शायद कुछ सुझाव भी दिए गए होंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता। एक्सपर्ट्स के सुझाए कुछ ठोस कदमों का भी जिक्र है। इन पर सीरियसली सोचने की जरूरत है। पहला और सबसे अहम सुझाव है लोन की लिमिट तय करना। यानी एक परिवार कुल मिलाकर कितना कर्ज ले सकता है, इसकी एक अपर लिमिट हो। अभी होता यह है कि एक ही आदमी या परिवार कई अलग अलग MFI से लोन ले लेता है और फिर बोझ उसकी चुकाने की क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाता है। एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जो ट्रैक कर सके कि किस पर कितना लोन है। ये जरूरी लगता है, ताकि लोग अनजाने में या मजबूरी में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर्ज न ले लें। और दूसरा सुझाव है बिजनेस ट्रेनिंग पर जोर देना, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ नाम की ना हो, प्रैक्टिकल हो, लोगों की जरूरत और उनके काम के हिसाब से हो। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, बल्कि उसे बेचना, मार्केट को समझना, पैसे का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें शामिल हों। मकसद ये हो कि लोग लोन का सही इस्तेमाल करके अपनी इनकम सच में बढ़ा सकें। सही कहा, यानी स्किल डेवलपमेंट को सिर्फ बनाने तक नहीं, बल्कि पूरा बिजनेस चलाने की समझ तक ले जाना होगा। और तीसरा सुझाव सोशल सेफ्टी नेट से जुड़ा है। जी, तीसरा है एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनाना। सरकार को हेल्थ सर्विसेज, खासकर सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारनी होगी। बच्चों की पढ़ाई को आसान और क्वालिटी वाला बनाना होगा। जरूरतमंदों के लिए फूड सिक्योरिटी पक्की करनी होगी। अगर लोगों की ये बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं तो उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए MFI के पास जाने की जरूरत कम पड़ेगी। ये लोन पर उनकी डिपेंडेंस को सीधे कम करेगा। और जहां तक मुझे याद है, चौथा सुझाव इन प्राइवेट कंपनियों के रेगुलेशन को लेकर था। बिल्कुल, चौथा और बहुत जरूरी सुझाव है प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का सख्त रेगुलेशन। इनकी एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। रिजर्व बैंक या कोई और रेगुलेटरी बॉडी को यह पक्का करना चाहिए कि ब्याज दरें बहुत ज्यादा ना हो, कर्ज वसूली के तरीके मानवीय हों, कस्टमर्स के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, कोई छुपी हुई शर्तें ना हों, और जो कंपनियां नियम तोड़ें उन पर कार्रवाई भी हो। बिना असरदार रेगुलेशन के शोषण की गुंजाइश तो बन ही रहेगी। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी चिंताजनक है। माइक्रो फाइनेंस, जिसकी शुरुआत हुई थी आर्थिक आजादी और एम्पावरमेंट के एक बड़े वादे के साथ, बिहार की जमीनी हकीकत में वो कई लोगों के लिए, खासकर गरीब महिलाओं के लिए, उम्मीद की किरण बनने के बजाय एक नए तरह का कर्ज का जाल साबित हो रहा है। उनकी मेहनत, उनके छोटे छोटे सपने, वो हर हफ्ते दरवाजे पर दस्तक देती किश्तों के भारी बोझ तले पिसते से नजर आ रहे हैं। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस लेख को पढ़ने के बाद ये सोचना लाजमी है, क्या हमारी नीतियां बनाने वाले सरकारें, डेवलपमेंट एजेंसियां, क्या वो बिहार के गांवों से उठती इन आवाज़ों को, इन ज़मीनी सच्चाइयों को सुनेंगे? क्या वो समझेंगे कि सिर्फ कर्ज बांट देना ही हल नहीं है, बल्कि एक पूरा हॉलिस्टिक और मानवीय अप्रोच अपनाने की जरूरत है? या फिर बिना जरूरी सुधारों के माइक्रो फाइनेंस का ये मायाजाल, जैसा कि लेख का टाइटल कहता है, गरीबों को और गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट में धकेलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की पॉलिसीज और उनके अमल पर निर्भर करेगा।